चलिए साथियों, ये नोट देखें। यही मैं आपको कह रहा था नोट में कि अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड होंगे जैसे Cn- साइनाइडो हो गया या CO हो गया कार्बोनिल, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं नीचे का नीचे ही रहूँ लोअर एनर्जी लेवल में, जो कि T2G है। अब लोअर एनर्जी लेवल में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या होंगे, पेड अप होंगे, जिसकी वजह से हमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो जब भी क्या हो, हाई स्पिन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो, कैसा लाइगेंड हो, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो, तो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड के इन्फ्लुएंस की वजह से इलेक्ट्रॉन T2G लेवल को छोड़ के जा ही नहीं पाता और वहाँ पे अपने साथियों के साथ पेड फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से हम पे लो स्पिन स्टेट या लो स्पिन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। यही हमने लिखा हुआ है, इन स्ट्रॉन्ग लाइगेंड Cn- या CO इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू रिमेन इन लोअर एनर्जी लेवल विच इज़ T2G। हालांकि ये सच नहीं है, लोअर एनर्जी लेवल EG भी बनता है, कहीं देखेंगे आगे ऑक्टेट टेट्रा फील्ड में, एंड गेट्स पेयर्ड एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। ठीक है, पेड हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जबकि वीक लाइगेंड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे ही T2G में सिंगल फिल हो गया, उसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो EG लेवल में जाएगा फिल होने। ठीक है, जिसकी वजह से हम पे बहुत सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे और हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यहाँ नॉन पेयरिंग होती है। तो इन वीक लाइगेंड जैसे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, जितने भी हैलाइड हैं, आफ्टर सिंगली फिलिंग द T2G नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू द हायर EG लेवल एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। नाउ ये आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। जैसे ट्रांजिशन कलर्ड आयंस होते हैं वैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कलर्ड होते हैं। ऐसे क्यों हो रहा है, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है कहाँ से, T2G लेवल से EG लेवल या EG लेवल से T2G लेवल, जिसकी वजह से वो जाते हुए विजिबल रीजन से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और हमें कॉम्प्लीमेंट्री कलर देगा। और ऑब्वियसली ये दोनों ऑर्बिटल D के ही तो हैं, तो D ट्रांजिशन से ये होगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन देख लेते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सबसे पहले लिमिटेशन तो ये है, इसने बोल दिया भाई चलो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है और वीक लाइगेंड है। स्ट्रॉन्ग लाइगेंड लार्ज एक्सटेंट में, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड बहुत लार्ज एक्सटेंट में क्या कर देता है, स्प्लिटिंग कर देता है, और वीक लाइगेंड इतने लार्ज एक्सटेंट में स्प्लिटिंग नहीं कर पाता। इन्होंने बोल दिया चलो ठीक है, वो लार्ज एक्सटेंट में स्प्लिटिंग करता है स्ट्रॉन्ग वाला, और वीक वाला लेसर एक्सटेंट में स्प्लिटिंग करता है। पर करता ही क्यों है, उस पर ऐसे क्या गुण है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड में कि वो इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग कर पा रहा है, और वीक लाइगेंड में ऐसे क्या अवगुण है कि वो लार्ज एक्सटेंट में स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहा है, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अनएबल टू एक्सप्लेन लार्ज एंड स्मॉलर स्प्लिटिंग नेचर ऑफ लाइगेंड। क्यों कोई लाइगेंड ज़्यादा स्प्लिटिंग कर पाता है और उसे स्ट्रॉन्ग कह दिया जाता है, और क्यों कोई लाइगेंड वीक स्प्लिटिंग कर पाता है, कम स्प्लिटिंग कर पाता है, लेसर स्प्लिटिंग कर पाता है और उसे वीक लाइगेंड कह देते हैं। और मेटल, दूसरी देखो खामियां बोल रहे हैं, डीमेरिट बोल रहे हैं, ये थी कि जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं यार, उसमें एक तो फ्रंट बॉन्डिंग होगी सिग्मा वाली, बैक से पाई बॉन्डिंग भी हो सकती है, पर इन्होंने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ने पाई बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया था कि वहाँ पे नहीं हो सकती, जबकि ये भी गलत है। ठीक है, तो VBD के भी लिमिटेशन याद रखना, CFT के भी याद रखना। नेक्स्ट एक ये नोट है, अगर पेपर खराब बना तो 4 साल में एक बार ये क्वेश्चन जरूर आता है कि इंस्टेबिलिटी या डिसोसिएशन कांस्टेंट किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ऑब्वियसली किसका, इनस्टेबिलिटी होगा स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, जिसे हम β4 बोलते हैं, 4 ऐसे सिग्निफाई करने के लिए है ना। और डिसोसिएशन का होगा फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वो मेटल आयन के साथ सिग्मा बॉन्ड मतलब फ्रंट से भी बना सकता है और पाई कार्बोनिल बॉन्ड बना सकता है बैक से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखना। अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है साथियों, आप ये 2 डायग्राम देखिए, एक है ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग का और एक है टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग का। ये बात याद रखना, टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग लार्जर होती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग से। टेट्राहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग को हम डेल्टा T से डिनोट करते हैं, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग को हम डेल्टा नॉट से डिनोट करते हैं। हालांकि दोनों ही क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है और रिलेशन ये रही, डेल्टा T इज 4/9 ऑफ डेल्टा नॉट। एक डायग्राम आएगा, बना लेना। ठीक है, देखिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में EG बड़ा होता है T2G से, और टेट्राहेड्रल फील्ड में T2G बड़ा होता है EG से। ठीक है, हालांकि टेट्राहेड्रल फील्ड में T2G वाले जितने भी होते हैं इन्हें T2 ही बोलते हैं और E2G वाले को सिर्फ E बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। डायग्राम देखिए कैसा है, एनर्जी ऐसे बढ़ती है। पहले है डीजेनरेसी, मतलब सबके एनर्जी क्या सेम है, सबके एनर्जी क्या है, सेम है। देन इसके बाद ये आते हैं एवरेज एनर्जी के स्टेज पे, जो कि ये रही। एंड इसके बाद यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाती है, 2 चले जाते हैं उधर, ये 3 आ जाते हैं नीचे। 3 नीचे आने वाले आपको पता ही है कौन से हैं, dxy, dyz, dzx, और ऊपर जाने वाले dx² - y² और dz²।
बीच के जो मिडल एनर्जी होती है, एवरेज एनर्जी, उसे बैरी सेंटर कहते हैं। नीचे T2G है, ऊपर EG है। ऊपर वाला आपको पता है 2 हैं तो यहाँ 3/5 आएगा, क्योंकि आपको बनाने 6/5 है ना। 2 हैं 2 × 3/5 6/5, और 3 है तो 3 × 2/5 कितना हो गया 6/5। ऐसे यहाँ पे है 3/5 यहाँ 2, तो 3 × 2 6/5, और 2/5 यहाँ, तो 3 यहाँ कितना 6/5। याद रखना dx/dy dz को T2 बोल रहे तो यहाँ T2 है और नीचे E है, जबकि यहाँ उल्टा है। वहाँ लिखा भी है T2G की ज़्यादा एनर्जी है, EG से ऊपर जाते हुए एनर्जी बढ़ेगी। तो बेसिक सा ग्राफ है, डीजेनरेसी एवरेज, फिर स्प्लिटिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, ये 3 ऊपर चल जाएंगे, 2 कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। क्लियर है? बाकी डायग्राम आप सारा देख लीजिए। T2G लेवल आपको पता है 0.4 से बढ़ जाएगा, और E लेवल यहाँ पे लोअर हो जाएगा 0.6 से। यहाँ पे उल्टा होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे T2G लेवल जो है -0.4 से कम हो जाएगा, और EG लेवल यहाँ पे क्या है +0.6 से बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ उसका उल्टा है, T2 लेवल बढ़ जाएगा और EG लेवल 0.6 से घट जाएगा। ये दोनों डायग्राम आप लोग बना लेना। क्लियर है? तो यहीं पे आपको कोऑर्डिनेशन खत्म होता हुआ, बट मेरा मन नहीं मान रहा है तो कुछ क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। ठीक है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ये डायग्राम बना लेना साहब। अब वही बात है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कैलकुलेट ओवरऑल डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर tetraamine cuprate second ion CuNH4 NH3 होल 4 2+ आयन गिवन है। बीटा 4 दे रखा है आपको, कितना 2.1 × 10⁻13। यार आपको मैंने रिलेशन नहीं बताई थी, क्या है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट DC इज़ 1/, फॉर्मेशन कांस्टेंट जो कि होता है बीटा 4। ठीक है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा 1/, फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा 4 कितना दे रखा है 2.1 × 10⁻13। कोई यूनिट नहीं आएगी, सॉल्व कर देना। क्लियर है? इतना बस यही करना है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.7 × 10⁻14। क्लियर है? एक क्वेश्चन ये देख लेना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइगेंड फॉर्म चिलेट्स। चिलेट्स क्या होते हैं? मल्टीडेंटेड लाइगेंड बनाते हैं ना चिलेट्स। तो कौन से लाइगेंड बनाएंगे? चिलेट्स। ऑब्वियसली मल्टीडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिख लो, बात तो एक है ना। या तो मल्टीडेंटेड लिख लो या पॉलीडेंटेड लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर फॉर, हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर फॉर COCl2 NH3 होल ट्वाइस प्लस। तो एक तो क्योंकि यहाँ पे देखो Cl भी 2 हैं और NH3 भी 2 हैं और वो 1 है, 6 बनाने थे ना। हाँ, तो यहाँ सिस ट्रांस बन सकता है, तो एक तो सिस ट्रांस बन सकता है, और क्योंकि मेरे हिसाब से ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा तो यहाँ पे पहला तो यही हो गया, इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म सिस ट्रांस वाला। और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी बन सकता है जो कि है डेक्स्ट्रो और लेवो, दोनों बन सकते हैं। आप देखना डायग्राम बना के। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन यहीं पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ CuNH3 होल 4 2+ is 1.08 × 10⁻12 and of CuNH3 होल 6 3+ is 6 × 10⁻36 रिस्पेक्टिवली। तो विच इज़ मोर स्टेबल, तो आपको पता है ना स्टेबिलिटी और डिसोसिएशन कांस्टेंट का कैसे रिलेशन है, इनवर्ड है। ठीक है, तो स्टेबल कोफिशिएंट, स्टेबल कांस्टेंट जो है फॉर्मेशन कांस्टेंट ना और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में कैसे रिलेशन है, इनवर्ड है। मतलब जितना बड़ा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना लेस स्टेबल होगा, जितना ये बड़ा उतना लेस स्टेबल। पावर देखो यहाँ -12 है, ये -6 है। तो आपको पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट में बड़ा कौन है, जिसकी पावर कम नेगेटिव होगी, कौन सा वाला है, कॉपर वाला है। तो स्टेबल कौन हुआ, क्योंकि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट में बड़ा हुआ वो स्टेबिलिटी में कम हुआ, तो स्टेबल हुआ ये वाला है ना। इसकी पावर क्या है
ज़्यादा नेगेटिव है मतलब ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा। पावर नेगेटिव मतलब समझते हो ना, जितनी बड़ी नेगेटिव पावर। डिसोसिएशन कांस्टेंट में बड़ा कौन है, यही तो है ना, इसकी नेगेटिव पावर है। तो यहाँ पे स्टेबल कोफिशिएंट कौन हुआ, कोबाल्ट वाला हुआ, CONH3 होल 6 3+, ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है भाई, वो छोटी पावर है बहुत, नेगेटिव जितना बड़ा होगा उतनी दिक्कत हो जाएगी। इन दोनों पावर में बड़ी कौन सी है, जो छोटे नंबर में है, याद नहीं है, 10 की पावर -1 बड़ा है या 10 की पावर -2, 10 की पावर -1 होगा 1/10, ये होगा 1/100, 1/10 हो गया 0.1, ये है 0.01। तो जितनी छोटी पावर है उतना बड़ा है, इसलिए डिसोसिएशन कांस्टेंट में ये बड़ा है और स्टेबिलिटी में ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आइसोमरिज्म शो करेंगे ये लोग। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन। क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन। तो मैं आपको बताते रहता हूँ, आप देख लेना कौन सी है। देखो पहले है CONH3 होल 5 Cl और बाहर है SO4। तो यहाँ पे आपको समझ भी नहीं आ रहा, कभी Cl बाहर जाएगा कभी SO4 अंदर आएगा, तो यहाँ पे आयनाइजेशन का फर्क पड़ जाएगा। तो ये कौन सी आइसोमरिज्म है, आयोनाइजेशन। कभी काउंटर आयन अलग होगा, लाइगेंड अलग होगा। दूसरी देखिए बच्चे क्या है, COEN होल थ्राइस 3+। अब ये ना आयनाइजेशन है, ना हाइड्रेट है, ना लिंकेज है, ना कोऑर्डिनेशन है। सिस ट्रांस ये बन नहीं पाएगी, तो ये सिर्फ कौन सी दिखाएगी, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगी। सिस ट्रांस कैसे बना दोगे इसकी, देखोगे नहीं, ये इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, कोबाल्ट इधर है, ऐसे 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 ऐसे, सिस ट्रांस तो बन नहीं सकती, डेक्स्ट्रोलैवो बनेगी। तो ऑप्टिकल है इसका आंसर। तीसरा देखो CONH3 होल 6 और ये CrCN होल 6। तो भाई जब दो होते हैं एक जैसे, तो बस इनका फ़र्क होगा ना लाइगेंड का। तो इसे कौन सी आइसोमरिज्म बोलते हैं, लिंकेज, थप्पड़ मारूंगा, कौन सी है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। कौन सी आइसोमरिज्म है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म है। नेक्स्ट चौथी CrSCN H2O होल 5 2+ एंड CrNCS H2O होल 5 3+, ये कौन सी है। तो इसमें देखो NCS है, NCS है, तो ये होगी लिंकेज आइसोमरिज्म। कौन सी होगी, लिंकेज आइसोमरिज्म। ये आप याद रखेंगे। क्लियर है, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ करो, क्वेश्चन है ड्रॉ करो 1 ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ PTAN होल ट्वाइस Cl2 2+ विच इज़ ऑप्टिकली रफ हो गया, ये आवाज़ निकाल रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव एक ही फॉर्म होती है, आपको पता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनाना है, ट्रांसफॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। बना के देखो ट्रांसफॉर्म कैसे बनेगी, PT है, EN इधर बना देना और Cl ऊपर बना देना, ये इसकी कौन सी फॉर्म होगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। क्लियर इतना, शाबाश। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। क्वेश्चन है IUPAC लिखो और ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाओ किसके, COEN होल ट्वाइस Cl2+। ठीक है, तो Cl का -2 उधर जाके +2 +2 और 1 3, तो आई पैक क्या होगी इसकी, बनाओ, डाइक्लोराइडो, इसका आएगा 20, फिर आएगा इथेन डैश इथेन 1,2, डाई अमाइन नहीं, सिर्फ अमाइन, फिर आएगा कोबाल्ट, फिर आएगा थर्ड और आखिरी में आएगा आयन आ जाएगा। ठीक है, तो डाइक्लोराइडो 20 ये बना दी। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना दो, मिरर फॉर्म बना लेना। कैसे बनेंगे, CO बनेगा, इधर भी CO आएगा। बनाओ कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बना लो यार इसके, इतना क्यों थक रहे हो। चलो यहाँ क्लोरीन दे दो, यहाँ एक EN और यहाँ पे एक EN दे दो, साफ सा बना लो ना सर, थक गया बच्चों। लो ये लो, दूसरा भी ऐसे बना दो इसी के जैसा, EN यहाँ बना देना, एक EN यहाँ और यहाँ Cl, यहाँ पे Cl, बस। ठीक है, गुड। तो ये आए समझ में, गुड। अब हम क्या करेंगे, अब एक क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन है, लिखो वाई डू कंपाउंड हैविंग सेम ज्योमेट्री हैव डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट। वाई डू कंपाउंड्स हैविंग सेम ज्योमेट्री हैव डिफरेंट मैग्नेटिक मोमेंट। क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंड्स जिनके ज्योमेट्री क्या है सेम है बट मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट होते हैं। ऑब्वियसली इट इज़ ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लाइगेंड। वर्च्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लाइगेंड। ज्योमेट्री तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, बट स्ट्रॉन्ग लाइगेंड की वजह से दे आर फोर्स टू पेयर अप और वीक लाइगेंड की वजह से वो पेयर अप नहीं होंगे। तो ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक लाइगेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ऑक्सीडेशन स्टेट डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। अब जब भी डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन आया तो आपको इसको वीबीटी से नहीं करना है, नहीं वीबीटी से नहीं करना है, आपको किससे करना है, सीएफटी से करना है। हाँ, अगर वो पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, कलर्ड कंपाउंड, ये नहीं बताया मैंने आपको, जो पैरा होंगे ना, पैरा लिख लेना, वीबीटी में पैरा वाले कलर्ड भी होते हैं। क्या होते हैं, कलर्ड भी होते हैं। और जो डाया आएगा वो कैसा आएगा, कलरलेस या वाइट आएगा। तो वो भी आप लगा देना, वहाँ पे जितने भी करे थे ना, PTNH3 वैसे वाले ना, उनमें कर लेना, ठीक है। तो डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन जब भी बोलेंगे तो CFT लगाएंगे एंड कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताना है ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो देखिए पहला है K3CO C2O4 होल थ्राइस। तो जल्दी से बता दो यार इसकी क्या होगी, जल्दी बताओ। हाँ, ये तो आपको वहाँ से पता चलेगा स्ट्रॉन्ग है या वीक है, कहाँ से, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, ठीक है। बट अभी ऑक्सीडेशन स्टेट तो बताओ कैसे निकलेगी इसकी। +3 कोबाल्ट की मान ली X +3 इंटू और ये ऑक्सीलेटो की -2 होती है बराबर 0, -6 ये X की वैल्यू 3 आ गई। तो ऑक्सीडेशन नंबर यही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, प्लस का 3 है। ऑब्वियसली ये कितने, हर एक ऑक्सीलेट या ऑक्सीलेटो 2 बॉन्ड बनाएगा, हर एक 2 बॉन्ड बनाएगा और ऐसे 3 है तो 6 बॉन्ड बनेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब कोबाल्ट जब अपनी थर्ड स्टेट तक जाएगा, वैसे कोबाल्ट की जनरल स्टेट होती है एटॉमिक नंबर 27 है, तो 4s2 3d7 होगी। बट ये थर्ड स्टेट में जाएगा तो ये बनेगा 4s2 तो 0 हो जाएगा, तो 4s0 और d से भी 1 ले लेंगे तो 4s0 3d6। अब 3d6 क्या है आप देख लेना। C2O4 कैसा है, इसके मैं यहाँ पे आपको डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन बता देता हूँ क्या होगी। T2G में 6 आएंगे, EG में 0 आएगा, ठीक है। ये आप डायग्राम से देख लेना, कैसे पता चलेगा। अगर C2O4 स्ट्रॉन्ग है, वाटर से पहले आने वाले स्ट्रॉन्ग है, C2O4 देख लेना क्या है यार, वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तब आपको पता चल जाएगा। इसकी कन्फिग्रेशन वैसे कितनी है, T2G है, ठीक है। T2G में 6, EG में 0। ऐसे दूसरा देखो, दूसरा है NH4 होल ट्वाइस COF4। ऑक्सीडेशन आप निकाल सकते हैं, इसकी कितनी होगी, इसकी 0, इसकी 0 नहीं होगी, NH3 होता है 0, ये होगा +1, तो कुल मिला के +2 + X और फ्लोराइड का -4, ठीक है। इसका X मान लिया, ये होगा NH4 प्लस होता है ना, तो प्लस का 2 और माइनस का 4 बराबर 0, X की वैल्यू +2 आएगी। तो यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, कितना, +2। कोऑर्डिनेशन नंबर फ्लोराइड आयन कितने हैं, 4 हैं, हर एक की वैलेंसी 1 होगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाएगा। कोबाल्ट वैसे अपने सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना होगा, 3d7 होगा। अब ये आप वहाँ से देख लेना डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कैसी होगी। अगर ये स्ट्रॉन्ग है फ्लोराइड, वैसे तो वीक है, तो वीक में क्या जाएगा, ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, E पे 4 आएंगे, पहले सारे खाली भरे जाएंगे, और E पे 4 और T2G पे कितने आएंगे, 3 आएंगे, ठीक है। खाली खाली भरे जाएंगे, वीक लाइगेंड है, ठीक है। ये T2G पे कितने हैं, 3 है। चलो एक और देख लो यहीं पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आप पे C6 क्रोमियम EN होल ट्वाइस Cl2Cl। पेपर खराब बना, यही आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बताते चलो, 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्रोमियम 3 तक जाएगा, कन्फिग्रेशन आएगी D3, और ये स्ट्रॉन्ग है तो T2G पे ही 3 बना देगा, पेयरिंग हो जाएगी, है ना। पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा नहीं है यहाँ, क्रिस्टल फील्ड ज़्यादा है तो वो नीचे ही रहेगा। नेक्स्ट है MnH2O होल 6 और यहाँ पे है SO4। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेना, प्लस की 2 आएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, ठीक है। मैग्नीज जाएगा कहाँ तक, 2 तक, 2 पे रहेंगे D5 कन्फिग्रेशन। H2O तो बीच का है, स्ट्रॉन्ग में ही गिनेंगे, तो T2G पे 3 और EG पे कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना अगर पेपर पूरा बना। और ये हमारे लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आसानी से समझेंगे। पहले प्यार से लिख लूँ मैं, क्या है, वट विल बी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
wavelength of visible region, what will be the increasing order of wavelength of visible region of the following। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसे पता होगी वही कर पाएगा ये, बाकी इसे छोड़ देना, ठीक है, बाकी छोड़ देना, हम तो नहीं छोड़ेंगे, तो पढ़ लो कोई बात नहीं। Fe है, NH3 है, होल 6 है, 3+ है, फिर है Fe Cl6 3-, फिर Fe H2O होल 6 3+, फिर कॉमा Fe CN6 3-, है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बताने, मैं आपको बता दूं कोई भी एनर्जी हो वो hc/λ के बराबर होती है। आज है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, वो कितने के बराबर होगी, hc/λ, ठीक है। और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के, ठीक है। जितनी खतरनाक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उतना एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, पीछे जाके देखो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में सबसे खतरनाक यहाँ साइनाइड ही है, फिर उसके बाद कौन है, अमोनिया, फिर पानी, फिर क्लोराइड। ये तो आपको पता होना चाहिए, साइनाइड है, पानी बीच में आएगा, पानी के बाद क्लोराइड आएगा, फिर अमोनिया। तो सबसे खतरनाक है Cn-। पानी कहीं आएगा, पानी के बाद सबसे वीक कौन है, Cl- है, और बीच में क्या पड़ा, बीच में फिर आपका अमोनिया पड़ा, NH3 और पायरिडीन की क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो बताओ यहीं पे जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये हाईएस्ट एनर्जी का है, ये हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, यही तो है, जितनी ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा आगे होगा वो। और इसकी लोएस्ट एनर्जी होगी, लोएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब जिसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम पाई जाएगी, और जिसकी वेवलेंथ या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा पाई जाएगी। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी पाई जाएगी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ उसकी पाई जाएगी। ये ज़्यादा कब होगा, लैम्डा ज़्यादा कब होगा, जब एनर्जी कम हो, और सबसे कम एनर्जी क्लोराइड की है। तो लैम्डा ऑफ क्लोरीन, असेंडिंग डिसेंडिंग तो नहीं बोल रखा ना, इंक्रीजेज बोल रखा है, तो मैं पहले डिसेंडिंग बता देता हूँ, क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद लैम्डा ऑफ वाटर, फिर लैम्डा ऑफ अमोनिया, और सबसे कम किसकी होगी, साइनाइड की होगी। ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। फाइनली हम आखिरी हिस्सा लिखते हैं अपने इसका, हमें असेंडिंग ऑर्डर पूछा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम किसकी होगी, साइनाइड की होगी, फिर उससे ज़्यादा किसकी होगी, अमोनिया की होगी, फिर उससे ज़्यादा किसकी होगी, पानी की होगी, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। सबसे ज़्यादा क्लोरीन की विजिबल रीजन की वेवलेंथ इसलिए है क्योंकि क्लोरीन की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग सबसे कम है, क्योंकि एनर्जी जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिपेंड करेगी, और वेवलेंथ इसी के क्या होगा, इन्वर्स होगा, क्योंकि एनर्जी Cl की क्या थी, कम थी, तो उसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जगह भी क्या है, कम है, तो उसकी वेवलेंथ क्लोरीन की क्या होगी, ज़्यादा होगी। और Cn की एनर्जी क्या सबसे ज़्यादा है, तो उसकी स्प्लिटिंग भी क्या होगी, एक्सटेंट की, उसकी स्प्लिटिंग का एक्सटेंट सबसे ज़्यादा होगा, और उसकी वेवलेंथ क्या आएगी, सबसे कम आएगी, ठीक है। लैम्डा Cn क्या आएगा, कम आएगा। तो ये आपको याद रख लेना है। तो थैंक यू, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता हुआ, आगे मिलते हैं किसी और दिन, शुक्रिया।